So let us begin with the very first lecture of chemical equilibrium. तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये इक्विलिब्रियम टर्म क्या है। ठीक है, इस टर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा। जब तक इस टर्म को हम एक्चुअली में नहीं समझें कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, अगर इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो वो क्या है, अगर हम वो उस चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे और कुछ फालतू के एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे और हमको लगेगा कि यार ठीक है हम इक्विलिब्रियम समझ गए और फिर हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी आपको आगे चल के। जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में आओगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। फिर आप ये कमेंट करने लगोगे कि यार इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कभी भी कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको सच्ची लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप ये लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब आप प्रॉब्लम्स बनाओगे तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, अभी कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर रियल जे एडवांस के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद भी सर समझ में सब कुछ आ जाता है, बट बनते नहीं है सर। तो बनते इसलिए नहीं है क्योंकि थियोरी जो है उतनी स्ट्रांग आपने पढ़ी नहीं हुई है, इसलिए नहीं बनते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़ते हो और उसके बाद वो रियल जेई एडवांस वाले प्रॉब्लम्स बनाते हो, फिर आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स बनाते हो, आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स बहुत आसान लगेंगे, दैट आई कैन गारंटी। ओके, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इस टर्म को पहले समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है और काइनेटिक्स पढ़ा है। काइनेटिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मेरे अभी अवेलेबल नहीं है, उसको मैं जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। बट थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम, तो पहले बेटा हमें समझना होगा हर चैप्टर का क्या पर्पस है, और फिर आता है इक्विलिब्रियम, और हम इक्विलिब्रियम का भी पर्पस पहले समझेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस टर्म के साथ, और इस टर्म से जुड़े जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, हो सकता है आपके भी हो, उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? थर्मोडायनेमिक्स 1 तो है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह पढ़ते हो। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स 2 में आप पढ़ते हो, वहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप निकालते हो। आप एक्चुअली बात करते हो रिएक्शन की या प्रोसेस की फीजिबिलिटी की बात करते हो। आप फीजिबिलिटी की बात करते हो कि यार पहला सवाल तो यही है, पहला सवाल तो यही है कि एक रिएक्शन है, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। 100 की सीधी बात, भाई होगा कि नहीं होगा इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, अगर मैं इस रिएक्टेंट को रखूं तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहला सवाल तो यही है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलता है थर्मोडायनेमिक्स से, जहां आप फिजिबिलिटी पढ़ते हो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वगैरह वगैरह, वो जो हमने डिस्कस किया वो। फिर दूसरा सवाल आता है कि काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब कि यार ठीक है होगा, लेकिन हो सकता है कोई रिएक्शन धीरे हो, कोई रिएक्शन तेज हो, तो वहां पर काम करती है काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो एक्चुअली में यहां पे जो रिएक्शन की स्पीड है वो हम पता लगाते हैं वाया केमिकल काइनेटिक्स। देन आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि यार कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है, लेकिन क्या 100% ए जो है वो खत्म हो जा रहा है और बी बन जा रहा है, या फिर कुछ परसेंट ऑफ ए ही खत्म हो रहा है और बी बन रहा है, या पूरा 100% खत्म हो रहा है, या कहीं पे 20% खत्म हो रहा है, कहीं पे 30% खत्म हो रहा है। कितना एक्सटेंट क्या है रिएक्शन का? तो ये जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वाला जो नॉलेज है ना, वो हमको कहाँ से मिलता है? जी हाँ, वो हमको मिलता है इक्विलिब्रियम से। इससे हमें मिलता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का नॉलेज, इक्विलिब्रियम से हमें मिलता है। तो हम अभी इस टॉपिक को बहुत डिटेल में करने वाले हैं। मैं बता दूं केमिकल इक्विलिब्रियम उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें एक्चुअल में आप बस इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वगैरह डिराइव करोगे, डिफाइन करोगे, और एक्चुअली आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझोगे ठीक से। ठीक है, पूरे चैप्टर में। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा परेशान करता है, वो थोड़ा सा टफ भी लगता है शुरू शुरू में बच्चों को, बट अगर आपने उसमें वैलिड अप्रोक्सीमेशंस लेना सीख लिया, आप
पूरी इक्विलिब्रियम में मैं बोलूँगा, अगर आपको वैलिड अप्रोक्सीमेशंस लेने आता है, सब सब चीज़ों के पीछे जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो अगर आपको समझ में आती है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। और आप मैथमेटिकली जो चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ कुछ याद कर ले रहे हो, मान ले रहे हो कि अरे यार ये तो ठीक है, यहाँ ये कट जाता है, ये ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे की मैथमेटिक्स नहीं समझ रहे हो, तो ये चैप्टर आपको परेशान कर सकता है। तो पहले अपना माइंडसेट सही करेंगे हम कि यार हमको किस तरह से पढ़ना है। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स मेरे से पढ़ा है आपने, रियल गैसेस मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, वो अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो आपको अप्रोच ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी चीज़ों की, क्योंकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चलो इक्विलिब्रियम टर्म पे बात करते हैं। मैंने बताया ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की जो पढ़ाई है वो हम इस रिएक्शन से करें, इस चैप्टर में करेंगे। थोड़ा सा मेरे को ना इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझाने में थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर इस पे जोर डालना पड़ेगा शुरुआत में। जो आप केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ते हैं रेट लॉ करके पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं यूज करूंगा और उसके थ्रू मैं इक्विलिब्रियम में एंटर करूंगा। तो रेट लॉ भी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, रेट लॉ मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, वो उस चैप्टर का पार्ट है, बट थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू देते हैं। मानो कोई रिएक्शन हो रही है समथिंग लाइक दिस कि ए प्लस बी सपोज गिव सी, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। अब आप इसका रेट लॉ कैसे लिखते हो? आपको ये पता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। बट मैं आपको बता दूं, वो जो कंसंट्रेशन हम लिखते हैं ना, दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन। वो जो कंसंट्रेशन लिखते हैं वो एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि एक्चुअली में जो रेट होता है वो हमें नहीं पता कि वो जो रेट की एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ, वो किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ सेटिस्फाइड होगी। मतलब जैसे मानो ये रिएक्शन है, अब आप इसका रेट निकालना चाहते हो एट एनी इंस्टेंट, आप बोल रहे हो रेट इज इक्वल टू, चलो आपने एक रेट कांस्टेंट बोल दिया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, आपने कुछ ऐसा कह दिया, और पावर आपने कुछ लगा दिया एक्स और वाई, और इस पावर को आप कहते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जिन बच्चों ने भी काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है, जो 11th वाले बच्चे हैं, जो इक्विलिब्रियम पहली बार पढ़ रहे हैं और काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि अरे यार ये तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ज़्यादा परेशान ना हो, ये आप 12th में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको उसका एक छोटा सा कंक्लूजन बता रहा हूँ जिसके थ्रू हम केमिकल इक्विलिब्रियम को और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सो रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो x और y होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, क्योंकि आप ये किसी एक गिवन रिएक्शन के लिए जनरल रेट का इक्वेशन लिख रहे हो कि यार अगर मुझे उस रिएक्शन का रेट चाहिए, अगर मुझे उसकी रेट पता करनी है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मैं k की वैल्यू डालूंगा, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर a और b के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डालूंगा, और x और y जो मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला है मैं उसकी वैल्यू डालूंगा, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। लेकिन अब आप सोचो ये कितना मुश्किल जॉब है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं वो सब काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी बस आप ये सोचो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला किसी तरीके से, और फिर हम थ्योरेटिकली एक इक्वेशन बना रहे हैं, और इस इक्वेशन से हम चाहते हैं कि रेट ऑफ इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मैच करना। तो कितना टफ जॉब है ये, इस इक्वेशन को बनाना, क्योंकि अब किसी रिएक्शन को थोड़ी ना पता है कि इंसानों ने मोलैरिटी जैसा कोई टर्म डिफाइन किया है या मोलैलिटी जैसा कोई टर्म डिफाइन किया है। तो कंसंट्रेशन के तो और भी कुछ टर्म्स डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना, वो तो आप अपने विश्व के हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हो कंसंट्रेशन के लिए, जरूरी थोड़ी ना मोलैरिटी ही एक टर्म है, मोलैलिटी ही एक टर्म है, वो तो साइंटिफिकली डिफाइंड है, तो हम उसी स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं। तो जो रिएक्शन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू दिस एक्स और वाई भी बोल दिया, चलो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, इसको ऑर्डर बोलते हैं, जब सम किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक्चुअली जो है
हम इस तरह से इक्वेशन को लिखते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसमें कि एक्चुअल में ये जो कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं, ये हमने इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है। हमने इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है जिसमें हमने उस टर्म को कंसंट्रेशन बोल दिया है। एक्चुअली में एक टर्म जो यूज होता है दैट इज K इंटू एक्टिव मास ऑफ A, मैं A लिख रहा हूं, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर ऑफ Y टू द पावर ऑफ X। ठीक है, कुछ इस तरह से रेट इक्वेशन लिखा हुआ रहता है। अब ये एक्टिव मास क्या है तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आप इधर उधर से डेफिनेशंस मत देखो एक्टिव मास का। एक्टिव मास क्या है, जिसकी वैल्यू पुट करने से रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर रेट बताए। मतलब थ्योरेटिकली हम ऐसा एक इक्वेशन लिख रहे हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच कराना चाहते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने जो डिफाइन की है, कभी मोलैरिटी से आंसर आ जा रहा है, कभी हमने मोलैलिटी लिखी, मोलैलिटी से कभी आंसर आ रहा है, मतलब मैच हो रहा है। आंसर आने का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच हो रही है। कभी मोलैलिटी से आ रहा है, कभी मोल फ्रैक्शन से आ रहा है, कभी इनमें से किसी के साथ नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो इसका समाधान यही है कि आप उस ये जो भी कंसंट्रेशन है यहाँ पर, उसकी जगह पे आप क्या लिख दें, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, आप कुछ ऐसा लिख दें। और देखो, जरूरी नहीं है कि जब इसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, जरूरी ये भी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऐसा होता है कि जो रेट है रिएक्शन का, वो कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का ज्यादा होता है तो रेट भी ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में मानता हूं ऐसा होता है, बट ये जो ऑर्डर है ना बेटा, एक्स और वाई, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी एनी नंबर। मतलब आपको अभी ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि एक कोई रिएक्शन है, अगर इसका मुझे रेट इक्वेशन बनाना है, इसकी एक्स वाई और ये जो एक्टिव मास की वैल्यू निकालनी है, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक पैनल पूरी लग जाएगी और वो अगर कंटिन्यूअसली काम करेगी इस चीज पर, उसके बाद जाकर हो सकता है उनको वो रेट इक्वेशन पा पाए, तब उन्हें वो रेट इक्वेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हमने क्या क्या सिंप्लीफाई किया है और हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला सिंप्लीफिकेशन मैंने क्या बताया कि ये जो एक्टिव मास है, तो ये एक्टिव मास कैन बी सिंप्लीफाइड एज, अब मानो आपके पास आयंस है या फिर कोई भी सॉल्यूट है, तो इसके लिए आप क्या यूज करो, एक्टिव मास की जगह पे आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करो। आप यूज करो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। आप मोलैरिटी यूज करो। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर मोलैलिटी से आ रहा हो कभी, लेकिन हम क्या बोलेंगे, यार एक स्टैंडर्ड बना दो, कभी किसी से आएगा कभी किसी से आएगा, तो उससे अच्छा एक स्टैंडर्ड बना दो, चलो मोलैरिटी से बात करेंगे। और ऐसा भी होता है कि इन केस ऑफ गैसेस, तो गैसेस के केस में हम ऐसा भी करते हैं कि कंसंट्रेशन ना बताकर हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि प्रेशर से बात कर लेते हैं। बिकॉज ये बात हमको पता है कि प्रेशर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो लेट्स सिंप्लीफाई इट एंड मेक इट प्रेशर। तो हम प्रेशर भी लिख देते हैं। रेट इक्वेशन आपको हो सकता है प्रेशर के फॉर्म में भी लिखा हुआ दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वो एक एजम्पशन लिया है थ्योरेटिकल, बट जो एक्चुअल चीज़ है वो तो यहाँ से आती है। अगर आपको एक्चुअली जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वहाँ से देखना है अगर आपको रेट इक्वेशन, तो वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कुछ अलग हैं, बट मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्म आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा वहाँ। बट हम अपनी जो स्टडीज़ करेंगे हम इसकी बात करेंगे। इन केस ऑफ गैसेस, एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। इसको हम प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे।
एक्टिव मास को। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई, आपने रेट के बारे में बताया। अब देखो, जब एक रिएक्शन स्टार्ट होगा, मानो एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ ए और ये बी, ठीक है, ये एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो शुरू में क्या हो रहा है, देखो कि ए का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, और बी है ही नहीं। अभी आप मान के चलो कि ऑर्डर पॉजिटिव है, ऑर्डर पॉजिटिव है, आप ये मान के चलो अभी फिलहाल, ठीक है, शुरू में ऑर्डर पॉजिटिव है। तो शुरू में क्या लगता है, रेट किसका ज़्यादा होगा? शुरू में रेट किसका ज़्यादा होगा? तो ऑफ कोर्स सर, जब रिएक्शन स्टार्ट ही हो रहा होगा ना, तो रेट किसका ज़्यादा होगा? तब रेट ज़्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, क्योंकि आपके पास इनिशियली क्या है, इनिशियली आपके पास क्या है, इनिशियली यू हैव 100% ऑफ ए, आपके पास 100% ये है। तो आप रेट इक्वेशन से देखें, भले रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का अलग है, बैकवर्ड रिएक्शन का अलग है, कुछ भी है, बट 100% आपके पास ए है, तो शुरुआत में तो फॉरवर्ड जो रिएक्शन होगा उसका रेट हाई होगा। लेकिन जब जब आपके पास बी भी बन जाएगा, क्योंकि आप ऐसा मानो कि जो ए है वो थोड़ा सा भी अगर खत्म होता है, ए अगर वो 100% से वो 99% भी होता है, तो बी भी 1% बना। तो अब अगर बी भी 1% बना तो बैकवर्ड रिएक्शन भी फिजिबल है। तो बैकवर्ड रिएक्शन भी फिजिबल है, ये हमेशा होता है, ये आप मान लो, बैकवर्ड रिएक्शन भी हमेशा फिजिबल होती है। मतलब अगर ए से बी बना, अच्छा शुरू में क्यों नहीं हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन को होने के लिए बी भी होना चाहिए, बी अभी है ही नहीं। तो शुरू में इनिशियली जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड स्टार्ट हुई। और आप अगर ऐसा माने, ऐसा हम मानते हैं कि देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं थोड़ा जनरल केस ले रहा हूँ, अभी मैं स्पेसिफिक और इसमें जाऊँगा तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो शुरू में देखो, बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये मान लो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है आगे। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? हाँ सर, ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी शुरू में, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट थोड़ी ज़्यादा होगी। और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट शुरू में तो जीरो है, बट धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, क्योंकि जब रिएक्शन आगे जा रहा है तो बी भी थोड़ा बन जाएगा। हाँ सर, बी भी बना तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ा, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगा। तो मैं ऐसा बनाऊं, कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मान लो ये रेट है, शुरू में कुछ ये रेट था, और ये फिर धीरे 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 क्या हुआ, ये कम होने लगा, धीरे धीरे ये रेट क्या होने लगी, कम होने लगी। और एक समय के बाद देखो ये कांस्टेंट हो जा रही है। इस कांस्टेंट के पीछे बहुत अच्छे से लॉजिक को समझना है, फालतू एग्जाम्पल से नहीं समझना है, अपने आप को जबरदस्ती सेटिस्फाई नहीं करा लेना है कि हाँ ठीक है यार आ तो गया समझ में, नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती है। अब देखो बेटा, ये क्या हुआ यहाँ पे कि फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मैंने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, और यहाँ से हमें ये ना कांस्टेंट होता हुआ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है देखते हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में जीरो था, और फिर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी है तो बी बढ़ता जा रहा है, बी बढ़ रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जिस पॉइंट से अब यहाँ पे समझो, जिस पॉइंट पर, क्योंकि वो कम होता जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा, तो समझ पा रहे हो आप, दोनों का रेट सेम हो गया, मतलब नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, व्हाट इज द नेट चेंज नाउ। अब ए से बी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा है, और दोनों बराबर स्पीड से बन रहे हैं। सोचो, थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचना इस बात को। तो क्या होगा, तो नेट ना तो ए खत्म हो पाएगा ना तो बी खत्म हो पाएगा। मतलब अब जो अमाउंट है या एक्टिव मास है या कंसंट्रेशन है या प्रेशर है, जो बोलना है बोल लो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, ना तो ए की चेंज आएगी ना तो बी की चेंज आएगी। और जो रेट कांस्टेंट है वो मान लो वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है,
ठीक है, ये सब डिटेल्स आप काइनेटिक्स में पढ़ोगे। मैं जस्ट उसके कुछ कंक्लूजन को यूज कर रहा हूँ आपको इक्विलिब्रियम टर्म, नहीं तो मैं नहीं समझा पाऊंगा उसके बिना इक्विलिब्रियम टर्म आपको, फिर वो गंदे तरीके से कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस बात को समझिए। तो इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, इस पॉइंट पे ना तो अब ए से बी नेट बन रहा है, ना तो बी से ए नेट बन रहा है। नेट कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कुछ चेंज आएगा फर्दर? क्या किसी का रेट भी ये और नीचे गिरेगा? इसका रेट नहीं गिरेगा। ये तो तब गिरता ना जब यार कंसंट्रेशन ऑफ ए कम होती, या ये तब बढ़ता ना जब बी का कंसंट्रेशन बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि यार रिएक्शन ने अपनी इक्विलिब्रियम अटेन कर ली, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। हम कुछ ऐसी बात करते हैं। तो ये है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम कैसे बोल सकते हैं अभी फिलहाल टेक्निकली? तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट, आप ये बातों को लिख लेना। तो फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो कुछ बच्चों का डाउट ये भी होता है कि सर अच्छा ये तो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है ना। सुनो अभी बात को सुनना। सर ऐसा तो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में कैसा होता है? वहां तो इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो थोड़ा सा थॉट को चेंज करते हैं। मैं कहता हूं कि जो इक्विलिब्रियम आई है, अब देखो ये फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट जो सेम हुआ है, ये तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। हो सकता है कि इसका सिर्फ 0.00001% खत्म हुआ हो, सिर्फ 0.00001% खत्म हुआ हो, और ये सिर्फ 0.00001 बड़ा बनाओ, सिर्फ उतना ही बनाओ। तो आप बोलोगे अरे सर तो इतना ही बनेगा तो थोड़े ना रेट सेम हो जाएगी। फिर बात वही आती है, अरे यार रेट कांस्टेंट इसका क्या है? ये तो पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल है ना, रेट कांस्टेंट वगैरह। अब ये देखो आप, तो इसका रेट कांस्टेंट मान लो KF है, इसका रेट कांस्टेंट मान लो KB है। क्या पता KB की वैल्यू बहुत बड़ी हो, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो KB की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो क्या पता वो छोटा सा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई ये बड़ी वैल्यू ऑफ KB, वो इस 100% या अप्रोक्सीमेट 100% इंटू KF के बराबर हो जाए। क्या पता, है ना। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें रिएक्शन सिर्फ इतना सा प्रोसीड हुआ है, या बहुत कम प्रोसीड हुआ है रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड हुआ है और इक्विलिब्रियम आ गई। ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गए, ऑलमोस्ट पूरा हो सकते हैं ना, इसी का उल्टा सोचो, ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गए, मतलब ये अब ये 0.00001% इतना परसेंट ही बचा है, ये इतना ही परसेंट बचा है, ओनली दिस मच लेफ्ट, बट इतना ही बचा है, उसके बाद जाकर इक्विलिब्रियम आ रही है। तो इस केस में आप बोलोगे KF की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ऐसे ही बोलोगे ना, KF की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। फॉर दैट रीजन रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड को सेम होने में काफ़ी समय लग रहा है, रिएक्शन काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है, आगे चला जा चुका है रिएक्शन, तब इक्विलिब्रियम आ रही है। तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि कोई भी रिएक्शन ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं होता, ये भी एक तरह का अप्रॉक्सीमेशन है, आप समझ लीजिए कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन हम बोल रहे हैं ना कि यार ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, आप उसको ऐसा सोचिए कि वो बहुत देर बाद जाके उसने अपनी इक्विलिब्रियम अटेन की है, बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो इक्विलिब्रियम अटेन जरूर कर रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम अटेन जरूर कर रहा होगा, बट बहुत देर बाद वो जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है वो रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला जो फंडा दिमाग में चलता है, वो थोड़ा आई गेस आपका खत्म हुआ होगा इतनी बातों के बाद। अब कुछ 2-3 और मैं ग्राफ्स बनाता हूँ जिसके थ्रू आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स सी। देखो एक कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं।
कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन का। ये कंसंट्रेशन है, रिएक्शन वही है ए से बी आप समझ लो, और ये रिएक्शन है। और इस ग्राफ में मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा इज इन बिटवीन 0 एंड 1, मतलब अल्फा जो है वो बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बीच की वैल्यू में है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, वो तो पता ही होगा। सो ए से बी ये रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या है? अब अल्फा बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहीं बीच के पॉइंट पे आया होगा। ऐसा सोच सकते हो आप कि के एफ और के बी की वैल्यू कंपैरेबल होगी, ये भी बोल सकते हो के एफ और के बी की वैल्यू कंपैरेबल होगी, लगभग 40% या 40-50% के बीच में कहीं भी आ सकता है वो। तो अल्फा इसके बीच में है, तो ऐसा लिख सकता हूँ ए का कंसंट्रेशन, मानो ए का कंसंट्रेशन धीरे 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 कम हुआ, ये कम हुआ। अब देखो एक बात और समझो, जब आप कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ बना रहे हो तो कंसंट्रेशन को सेम मत कर देना, ये भी भारी मिस्टेक है। कंसंट्रेशन को सेम नहीं करना है। कंसंट्रेशन क्यों सेम होगी यार? इक्विलिब्रियम आई, जरूरी है क्या कि एकदम 50 मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आती है, 50% वो 50% वो तभी इक्विलिब्रियम आती है? ये सब दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीच में ही इक्विलिब्रियम आती है। इक्विलिब्रियम तो मैंने अभी आपको बताया कभी भी आ सकती है किसी रिएक्शन की, वो तो रेट पर डिपेंड करता है कि कब आएगी इक्विलिब्रियम। और अभी कुछ इधर उधर का मत सोचो, जिस तरह से चला रहा हूँ उसी तरह से चलते जाओ। फिर देखना जब पूरे 12-15 जितने लेक्चर्स हैं केमिकल आयनिक, जब वो पूरे खत्म होंगे, जब सवाल बनाओगे, तब फिर बताना कि हाँ यार चीजें रिलेट हुई है, समझ आई है, मजा आया है। और थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है मेरे से, तो वो भी आप लेक्चर्स एक बार ले लो, पढ़ो, आपको अलग आनंद आएगा, ये गारंटी देता हूँ। और तभी और अच्छे से समझ पाओगे आप बातों को। तो बेटा ये कंसंट्रेशन और रिएक्शन, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, दिस इज ए बी, आप ऐसा समझ लो। तो इस पॉइंट से दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, इक्विलिब्रियम आ गई है। और देखो ये बीच में कहीं आया है ना, मतलब बी जो है वो भी ठीक ठाक अमाउंट में बन गया है, ए भी ठीक ठाक अमाउंट में कम हो गया है, और उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। ठीक है सर, ये तो बात समझ आई। एक और ग्राफ बनाते हैं, देखो एक और ग्राफ बनाते हैं। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था क्या, ये ऐसा भी हो सकता था क्या कि ए कम होता ऐसा कुछ और ये बी बढ़ता कुछ ऐसा, ये ऐसा भी हो सकता था? तो हाँ हो सकता था। इसमें भी क्या हुआ है देखो बेटा, इसमें भी ऐसा ही केस है कुछ, अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में है, बट इट इज मोर क्लोजर टू 1, ऐसा बोल सकते हैं। 1 से थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जो डिसोसिएशन हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है कंपैरेटिवली, क्योंकि बी का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो इसकी भी इक्विलिब्रियम आई है, इस पॉइंट पर इसकी भी इक्विलिब्रियम आई है, तो बी का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आता है। ठीक है सर, बढ़िया है, ये भी बात समझ में आई। तो ऐसी भी इक्विलिब्रियम आ सकती है, मैं अभी आपको बस समझा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कैसे भी आ सकती है। आप एक ग्राफ और देखो, एक ग्राफ और देखो आप कुछ इस तरह से, इसमें क्या समझ में आता है, इस ग्राफ में क्या समझ आता है? देखो दिस इज ऑल्सो अगेन कंसंट्रेशन और ये रिएक्शन है, और ये भी ए और बी वही रिएक्शन की बात हो रही है। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, सो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि देखो ये ए था इतना, देखो और इक्विलिब्रियम जब आई है, मान लो इस पॉइंट पे आई है, मान लो सपोज करो इस पॉइंट पर आई है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जब आई है तो आप ये देख पा रहे हो कि ए जो है वो कितना कम बचा है, उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है उसका कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दिस इज काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, यू कैन से, कि इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो इरिवर्सिबल। ऑल्दो अभी मैं नंबर्स के साथ बताऊंगा आपको कि हाँ यार इस वैल्यू के बाद आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, इसके पहले नहीं कर सकते हो, वो सब बातें हम करेंगे। बट अभी आप एक रफ आइडिया लगाइए कि यहाँ जो अल्फा है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, दिस इज काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन,
ये एक तरह का इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जी हाँ, दिस इज काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कुछ ग्राफ हुए। अच्छा, अब अल्फा अप्रॉक्स जीरो का भी एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अल्फा अप्रॉक्स जीरो का ग्राफ वो कैसा बनेगा बेटा? वो बनेगा देखो ऐसा, कंसंट्रेशन विथ रिएक्शन। तो अल्फा अप्रॉक्स जीरो का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ए है, और ए जैसे थोड़ा सा खत्म हुआ है, थोड़ा सा ही टूटा है ए, और इक्विलिब्रियम आ गई, और इक्विलिब्रियम आ गई। जी हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ये देखो थोड़ा सा टूटा मानो और ये इक्विलिब्रियम आ गई, ये इक्विलिब्रियम आ गई, और ये थोड़ा सा टूटा, ये थोड़ा सा बना और इक्विलिब्रियम आ गई। तो देखो इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम आ सकती है, तो इक्विलिब्रियम आ सकती है। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने अबाउट इक्विलिब्रियम, और भी बहुत सारे पॉइंट्स करने, बट फिलहाल के लिए हाँ ये इक्विलिब्रियम आ गई। तो इसमें हम बोल सकते हैं अल्फा इज अप्रॉक्स जीरो, रिएक्शन हैज हार्डली प्रोसीडेड टू अचीव इक्विलिब्रियम, तुरंत ही मिल गया इक्विलिब्रियम, ठीक है, तुरंत ही मिल गया। जो रिएक्टेंट है वो डोमिनेट कर रहा है एट इक्विलिब्रियम, 90% के ऊपर रिएक्टेंट बचा हुआ है, इक्विलिब्रियम आ गई, कुछ वैसा सिचुएशन यहाँ पे है। अब अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, वो सब भी करेंगे डिफाइन। थोड़ा सा पहले इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ और बातें लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रही है। तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ फिलहाल, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चलो अभी फिलहाल कंसंट्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स becomes constant when equilibrium is achieved। तो ये भी बात समझो यार कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है, फिर इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तब कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, बट वो डिस्टर्ब करने वाला वो सेक्शन 2 है हमारे चैप्टर का, इस चैप्टर का, जिसमें आप ली-चार्टले प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हो। अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, अब ये मत बोलने लगना सर वो तो चेंज हो जाता है। अरे चेंज तब होता है जब आप उस स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, हमारा इक्विलिब्रियम है जैसा वैसा ही है, ठीक है, उसको हमने कुछ नहीं किया है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये जो इक्विलिब्रियम आया है, जो अचीव हुआ है इक्विलिब्रियम, तो दिस इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, इट इज एक्चुअली डायनामिक। ये एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट इज एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब सोचो कि अभी आपको क्या लग रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे अपन देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि यार सब कुछ रुक चुका है, एकदम ठंडा हो चुका है सब कुछ। क्योंकि आपको जब रिएक्शन दिखेगा तो आपको क्या लगेगा, आप जब देखोगे रिएक्शन तो आपको लगेगा अरे यार ना तो ए खत्म हो रहा है ना तो बी बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा। बट एक्चुअली आपको कैसे सोचना है, अब आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है सर, वैसे सोचो या वैसे सोचो, हमको तो कुछ उससे कुछ चेंजेस नहीं आ रहे ना। बट आपको चैप्टर जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत महत्व है। तो एक्चुअली में ये इक्विलिब्रियम डायनामिक है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी रिएक्शन हो रहा है, अभी भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, दोनों सेम रेट में बन रहे हैं, इसलिए आपको चेंज होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बट दोनों बन रहे हैं, सेम रेट से बन रहे हैं। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, यस दिस इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली डायनेमिक। ये कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसका इसका हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखते हैं कि कैसे हो रहा है। इसका एक रेडियो एक्टिविटी ट्रेसर बोलते हैं उसको, खैर ज़रूरत नहीं उतनी, बट आप थोड़ा सा समझ लो कि ये कैसे पता चला कि ये डायनेमिक है। खैर इसका जो रिसर्च है इसके पीछे वो और गहरी है, बट उसका आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ मैं
कि हाँ इस तरह से आप समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। क्या हुआ कि फिर वही आइसोटोपिक रिएक्शंस करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है हमें इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हमें किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझ में आता होता है तो हम आइसोटोपिक रिएक्शंस करते हैं जिससे हमें मैकेनिज्म काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो कुछ उसी तरह से यहाँ भी काम हम करेंगे, ठीक है। तो मानो बेटा कार्बन सॉलिड हमने लिया और ये ऑक्सीडेशन करा रहे, कंबशन करा रहे CO2 and this carbon solid is normal carbon, non-radioactive carbon. This is C12. ओके, अब हमने क्या किया, रिएक्शन होने दिया और रिएक्शन होने के बाद जो ये जो कार्बन 12 था उसी कंटेनर में हमने उस कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 डाल दिया, ठीक है। इस कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 डाल दिया। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो हमने कैसे डाला। अब ये मत सोचना सर जब हम उसको निकाल के ऐसा डाल रहे हैं तब तो फिर वो चेंज हुआ होगा, डिस्टर्ब हुआ होगा। अरे ऐसे नहीं सोचना, मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल ऐसे रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। ऐसे आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, डायनेमिक का मतलब क्या है, ठीक है। और इसको अचीव करने के लिए काफ़ी और भी इक्विपमेंट्स लगते हैं। अभी तो मैं बहुत सिंपली बता दे रहा हूँ आपको। तो अभी मानो कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, आप ये मानो इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। और हमने क्या किया कि इस C12 सॉलिड को हटाकर उसी कंटेनर में रिप्लेस कर दिया विथ C14। C12 को हमने रिप्लेस कर दिया C14। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट, अगर ये डायनेमिक नहीं होता, अगर ये स्टैटिक होता तो क्या फर्दर रिएक्शन होता? तो नहीं सर नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो आ गई ना, इसकी इक्विलिब्रियम तो आ गई, फर्दर रिएक्शन क्यों होगा? नहीं होगा रिएक्शन। बट सरप्राइजिंगली ये पाया गया कि जो CO2 है, ये पार्शियली रेडियो एक्टिव पाया गया। इसके सैंपल को जब टेस्ट किया गया इसकी रेडियो एक्टिविटी, तो इट वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये रिएक्शन रुका नहीं था, ये रिएक्शन हो ही रहा था। इससे ये इस तरह से ये रिएक्शन हो ही रहा था। जब हमने C14 इसमें डाला तो C14 और O2 के बीच में रिएक्शन होने लगा। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो जब ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो उस टाइम में जो कार्बन 12 था वो हमने हटा दिया है, तो अब वो कार्बन 14 हो चुका है। तो कुछ अमाउंट में CO2 के जगह पर क्या हुआ होगा? कुछ CO2 के जगह क्या हुआ होगा? CO2 14। क्योंकि केमिकली जो है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का जब अपन इक्वेशन लिखते हैं तो वहां इससे मतलब नहीं है कि CO2 का कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए या CO2 14 का होना चाहिए इतना, नहीं। केमिकली सेम हम लिखते हैं इसको। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, जब उसकी वैल्यू में आप लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो वहां पे आइसोटोपिक का कुछ अलग कंसंट्रेशन नहीं होता है, नहीं आता है वहां पे, ठीक है। वो दोनों केमिकली सेम माने जाते हैं। तो ये अपनी जब इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि यार यहाँ सिर्फ CO2 12 नहीं है, CO2 14 भी है। और इस बात से ये समझ आता है कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको अच्छे से प्रूव करके भी बताया है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रूव किया था, इसको 2-3 तरफ से समझा था, मज़ा आया था पढ़ने में। अभी देखो कि जो इक्विलिब्रियम है, याद करो वो डेल्टा G वाले कर्व से समझाया था इसको, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शंस। यस, वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम फ्रॉम ईदर डायरेक्शंस। मतलब समझो बात को। और ना इक्विलिब्रियम जो अटेन होता है ना, दैट इज अटेन इन क्लोज्ड कंटेनर्स। ऐसा नहीं कि खुला हुआ कंटेनर है उसमें अपन इक्विलिब्रियम अटेन करें, नहीं करना है ऐसा। क्यों नहीं करना है? थोड़ा धैर्य रखें, आगे सब समझ में आएगा। तो इक्विलिब्रियम जो है, अभी आप समझिए, उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में ही हम अटेन कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सॉलिड है तो सॉलिड क्या फर्क पड़ता है, क्लोज्ड में रखो या ओपन में रखो? देखो टेक्निकली सॉलिड्स का
या फिर लिक्विड्स का, इनका भी वेपर प्रेशर होता है, इनका भी वेपर प्रेशर होता है। तो इस वजह से आप अगर टेक्निकली देखें तो सॉलिड्स लिक्विड्स का भी वेपर प्रेशर होता है, एंड देयरफॉर हमें उनको भी क्लोज कंटेनर में रख के ही इक्विलिब्रियम अचीव करने की हम बात करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, जो एक्टिव मास में हम पढ़ते हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, ये भी आपको काम आएगा। ये पॉइंट ऐसा है कि प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स में, जो प्योर सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं ना, इनका जो एक्टिव मास है इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। क्योंकि क्या देखा गया है कि सॉलिड और लिक्विड के अगर आप अमाउंट को चेंज करोगे तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं आता है। तो अगर रेट में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है तो बोल देते हैं यार ये कांस्टेंट है। प्योर सॉलिड और लिक्विड को अगर आप चेंज भी करते हो तो रेट में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन है जो हम आगे यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, कि प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स का जो एक्टिव मास है इट इज़ सपोज टू बी कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट सपोज करके चलते हैं, इट इज़ सपोज टू बी कांस्टेंट, ये भी ऐड कर लेना यहाँ पर। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शंस, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं। एंड इट इज अचीव्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन क्लोज्ड कंटेनर्स में अचीव होता है, ठीक है। तो फ्रॉम ईदर डायरेक्शन का क्या मतलब है? मतलब मानो आपने ए से बी लिया, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर सपोज करो ये 30% है और ये 70% है, ठीक है। ये मैं डेल्टा जी से और मज़ेदार तरीके से इसको प्रूफ करके दिखाया था, बट फिलहाल अभी आप ऐसे समझो, ये 30% है, ये 70% है इक्विलिब्रियम पर। तो आप ऐसा समझो कि आपने वही कंडीशंस रखे, वही टेम्परेचर कंडीशन रखा है, वही प्रेशर कंडीशन रखा है, और अभी आपने ए रखा था यहाँ पे, मानो इसके अंदर आपने ए रखा था, तो ए खत्म होता गया, और जब ए 30% बचा तब और बी 70% बचा, तब जाके इक्विलिब्रियम आई। अब मैं बोलूं मैंने यहाँ पे सिर्फ बी रखा है और वही टेम्परेचर कंडीशंस रखी है, मैंने यहाँ सिर्फ बी रखा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बी से ए बनने लग जाएगा? क्या बी से ए बनने लग जाएगा? ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। बी से ए बनने लग जाएगा, ये भी पॉसिबल है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ये आके रुकेंगे। एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि फिर बी रिएक्टेंट हो जाएगा तो सर बी 30 बचेगा और ये 70 बन जाएगा। ऐसे बकवास चीजों को दिमाग से निकालो। सेम इक्विलिब्रियम विल बी स्टैब्लिश्ड। रिएक्शन को नहीं पता है यार कि वहां कोई एरो है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्शन को नहीं पता है। बस इन दोनों के बीच में एक सेटिंग है कि यार देखो हमें दोनों को मिलकर एक इक्विलिब्रियम पर आना है, और इक्विलिब्रियम पर जब हम आएंगे तो कैसा भी सिचुएशन हो, तुम्हें 30 रहना है, तुम्हें 70 रहना है, ठीक है। तुम्हें 30 रहना है, तुम्हें 70 रहना है, कुछ इस तरह से रहना है। एक्चुअली ये इस तरह से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो अभी हम टर्म पढ़ेंगे आगे, वो मेंटेन रहे। वो आप टेम्परेचर के बिना कभी नहीं चेंज कर सकते। टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगी। हाँ, स्टोइकियोमेट्री से भी चेंज हो जाता है ऑन पेपर, वो बात अलग है, बट आप इस पॉइंट को समझिए। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन एंड इट इज अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स। क्लोज्ड कंटेनर में क्यों अचीव कर रहे हैं अपन इसको? बिकॉज इवन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव नॉन जीरो वेपर प्रेशर, तो इसलिए आप उसको भी उसी में अचीव करके माने। तो ये बी भी जो है वो भी ए बनाने लगेगा, और ये एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे भाई, इस एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस बात को समझो कि जब इक्विलिब्रियम आएगी तो ये 70% होगा, ये 30% होगा। आई होप आपको इक्विलिब्रियम टर्म आज के लेक्चर में अच्छे से समझ आया होगा, और यही आज के लेक्चर का हमारा उद्देश्य था, पर्पस था, कि आपको मैं इक्विलिब्रियम टर्म अच्छे से समझा पाऊँ। तो ठीक है, फर्दर लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स प्रॉपरली बनाइए, ठीक है। ये डिजिटल नोट्स के पीछे मत रहिए, आप नोट्स कॉपी में प्रॉपरली बनाइए। ये लेक्चर्स मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आप जेईई एडवांस 2023 में जिन बच्चों ने मेरे साथ फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कर पाई थी उनको भी बेनिफिट हो पाए, और वो भी बहुत अच्छा स्कोर करे आने वाले एग्जाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।